बड़ा महत्वपूर्ण और विशेष दिवस है, समय भी है। और समय भी किस प्रकार का, ये कुछ बिंदु इस टाइप के राष्ट्र के अंदर आए हैं जिनके ऊपर चिंतन होना चाहिए। चिंतन पहले भी हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन उनके प्रकार बदलते रहे। जब जब जैसी जैसी स्थिति आई उसी प्रकार से चिंतन का भाव बदलता रहा। आज ये सभी लोग जो मंच के ऊपर बैठे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक चौरसिया जी, पूर्व काले भारत सरकार का एक लंबा जीवन कार्यक्षेत्र रहा है और आज आपके बीच में है, और इनका भी लंबा अनुभव है राष्ट्र हित में। दूसरे अपने जितेंद्र जी जीतू, जिनका उद्बोधन सुना है पत्रकारिता के जगत में, बड़ा नाम है। इनकी एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, क्या कई पुस्तकें लिखी, एक पुस्तक मुझे अजय जी ने दी है, उसका पढ़ने का सौभाग्य मिला है। पुस्तक में कुछ ऐसी चीजें लिखी कि जो पहले लिखनी चाहिए थी और लोगों को लिखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लिखी किसी ने। राष्ट्र बनता है तो साहित्य का कहीं न कहीं योगदान उसके अंदर होता है। राजेश मेहरा जी का उद्बोधन आपने सुना है, और अजय जी चौहान की जो एक बात के अंदर आपने अजीब प्रकार की वेदना, पीड़ा या उद्घोष दिखाई दिया। सवाल ये है कि नेशनल इंटरेस्ट ग्रुप जो आज ये बिंदु, ये विचार आया है, अब से पहले क्यों नहीं आया, आज इसकी जरूरत क्यों आनी पड़ी। आपने देखा होगा भारत के कितने सारे राज्य हैं, उसमें नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, मेघालय भी है, कश्मीर भी है, बंगाल भी राज्य है। सभी राज्यों की भूमिका, कार्य करने की शैली, विचार सभी के अलग अलग है। उसके बावजूद भी राष्ट्र एक है। भारत के सभी राज्यों ने इस राष्ट्र को कुछ न कुछ दिया है। बंगाल ने भी देश को प्रधानमंत्री दिए हैं। सुभाष चंद्र बोस जी अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं और सरकार चली है उनकी। उसके बाद एक विमान दुर्घटना में जो हुआ था वो आपके संज्ञान में ही राष्ट्रगान के रचयिता श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी भूमि के ऊपर पैदा हुए, जो कश्मीर के अंदर उनका बलिदान हुआ। बलिदान भी किस स्थिति में हुआ, जब इस राष्ट्र का बंटवारा हुआ। उस दौरान कश्मीर के जो प्रधानमंत्री बनाए वो शेख अब्दुल्ला थे। कश्मीर के प्रधानमंत्री बनाने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन बना। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अलग बने, पाकिस्तान के अलग बने, अलग अलग देश का बंटवारा किया। जबकि भारत के एक ही प्रधानमंत्री की जहाज के क्रैश में डेथ हुई थी, सुभाष चंद्र बोस जी की। उसके बाद इन्होंने बंटवारा किया, बंटवारे के बाद इतने सारे प्रधानमंत्री बनाए। म्यांमार जिसका आज नाम है, इसका नाम बर्मा होता था, उसकी राजधानी रंगून होती थी, वो उन्होंने परिवर्तन किया। बर्मा का म्यांमार किया, रंगून का यंगून किया। और एक पुराना गाना आता था, सोइया ये सारा भारत एक था, मेरे पति पिया गए रंगून के आए वहां से टेलीफोन तेरी याद सकता थी। तो वो द्योतक है इस बात का कि हम सब लोग एक ही होते। जम्बू द्वीपे हिम्मत खंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते इसका नाम होता था। और जब भी किसी की शादी होती है बच्चों की, तो जब पंडित फेरे कराते हैं तो ये सब चीजें कहते हैं। उसमें हिंदुस्तान और इंडिया का कोई चर्चा नहीं है शादी में, जब पंडित जी फेरे करते हैं। जम्बू द्वीप में हिम्मत खंडे भारतवर्षे आर्यवर्ते अमुक गोत्रे अमुक जगह शादी का बोला जाता है। चलो, इन्होंने जो भी किया उस दौरान के लोगों ने गलत किया, ठीक किया, उस समय की मांग रही होगी, लेकिन उसके बाद जो विषय तय था, बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। इस भूमि के अंदर इस्लाम धर्म के मानने वाले रहेंगे, इस भूमि के ऊपर सनातन के मानने वाले रहेंगे। इस बात के ऊपर सबके सिग्नेचर है।
ये पाकिस्तान होगा, ये हिंदुस्तान होगा। और ये भी आदेश हुआ था कि जो यहाँ मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो इस क्षेत्र में आ जाएं। और ट्रेन भर भर के आपस में आना जाना शुरू हुआ। कितना बड़ा हत्याकांड हुआ था, आप सबको इस बात की जानकारी है। लेकिन जो बात तय हुई थी, क्या वो मानी? क्यों नहीं मानी? आज उसका बीज आज तक ये भारत काट रहा है। वहां भी कोई हिंदू रह गए, यहाँ कुछ मुसलमान रह गए। लेकिन हुआ क्या, यहाँ रहने के बावजूद भी इस्लाम धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनकी संख्या घटी। जबकि सभी धर्मों का सम्मान है, किसी की कोई भी पूजा पद्धति हो उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना, लालच के वश, प्रलोभन के वश, डरा के या बहका के किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। ये तो विषय है अपने मनोभाव का। इससे दूसरी बात अगर हम लें, महाभारत काल में गांधार एक राज्य था। गांधारी की शादी धृतराष्ट्र से हुई, जो हस्तिनापुर में रहते हैं, मेरठ के पास में। शकुनी हिंदू थे, गांधारी हिंदू थी, शादी उनकी यहाँ हुई। यानी यहाँ कहीं भी कोई इस्लाम धर्म के मानने वाला, क्रिश्चियन को मानने वाला या कोई इस तरह की स्थिति थी नहीं, टोटली सनातनी थी। महाभारत काल में इतना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है, क्या किसी ने कहीं ये पढ़ा है? सारे इतने बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं कि वहाँ कोई एलोपैथी का हॉस्पिटल खोला था क्या हरियाणा के अंदर? कि भाई विषम पिता में को चोट लगी, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना है, या दुर्योधन को टाँके लगाने हैं, एंटीबायोटिक देनी है, या किसी को ग्लूकोज चढ़ाया गया करण को, या किसी को, ऐसी कोई चर्चा चल रही नहीं। हॉस्पिटल वहाँ बनाया ही नहीं गया, तो चोट तो उनको लगी। इतना बड़ा युद्ध हुआ, अगर छोटे दल मारे गए, बीमार भी हुए होंगे, चोट भी लगी होगी, बुखार भी हुआ होगा, खांसी जुकाम भी रहते होंगे। आखिर किस तरह से करते थे? हमारी पारंपरिक व्यवस्था आयुर्वेद और वनौषधि के द्वारा चिकित्सा होती थी, और मंत्रोच्चारण के द्वारा चिकित्सा होती थी। या एक तो मैंने ये बात बताई जो आपको चिंतन करना चाहिए। मैं मान सकता हूँ कि इस समय की आपाधापी, रोजी रोटी, बच्चों की शादियाँ, पढ़ाई, घर गृहस्थी का बोझ, इतना सब रहता है, लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता है अपने राष्ट्र के बारे में चिंतन और चिंता करनी चाहिए, जो सभी लोगों ने आज चर्चा भी की है। किसी एलोपैथी के हॉस्पिटल की चर्चा वहाँ है नहीं। हालांकि हम एलोपैथी के विरोधी नहीं है, सभी चिकित्सा पद्धति का पूरा सम्मान है। अच्छा, दूसरी बात ये रही, उस इतने बड़े युद्ध के अंदर क्या कोई क्रिश्चियन योद्धा या इस्लामिक योद्धा का कहीं इतिहास में या गीता में, कोई रामायण में इसमें नाम है क्या कि वहां पे मारा गया है क्या? अगर होते तो या कौरवों की तरफ से, पांडवों की तरफ से कहीं लड़ाई में जाते और मरते तो इतिहास में नाम आता। ऐसी कोई चर्चा शायद किसी के जहन में ना आई हो कि वहां ऐसा कोई योद्धा मारा गया। इसलिए उस दौरान सिवाय सनातन के कुछ था ही नहीं, ये इस बात का साबित होता है कि उस दौरान सिवाय सनातन ही था, और सिर्फ सनातनी लोग मरे थे, कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से। उसके बाद ये देश चलता रहा। कश्मीर के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए। आखिर क्यों गए थे? वो इसलिए गए थे कि इस देश के अंदर वैष्णो देवी का जम्मू के अंदर टेम्पल है। हम वहाँ जब दर्शन करने के लिए जाते थे, वहाँ पासपोर्ट और वीजा लगाया जाता था। अब हम जम्मू कश्मीर जाते हैं, आप लोग भी काफी वहाँ दर्शन करने के लिए गए होंगे, तो बिना पासपोर्ट बिना वीजा के जाते। अब दिल्ली से यहाँ लोग आए हैं बंगाल के अंदर, कोई पासपोर्ट वीजा नहीं लगा, ट्रेन में फ्लाइट में बैठे सब लोग आ गए। आपको दिल्ली जाना है, पंजाब जाना है, बिहार जाना है, तो आराम से जाते हैं, कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन कश्मीर के अंदर हम लोग अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते थे, पासपोर्ट और वीजा वहाँ लगाया जाता था, जैसे आज कैलाश मानसरोवर होते हैं। कैलाश मानसरोवर में जब ये अखंड भारत था, वहाँ पासपोर्ट वीजा नहीं लगता था, हम लोग जाते थे। लेकिन तिब्बत में था कैलाश मानसरोवर, तिब्बत के बाद चाइना ने कब्जा किया, इसलिए वहाँ पर हमारा पासपोर्ट वीजा लगने लगा। और सिर्फ पासपोर्ट वीजा ही नहीं, वहाँ एक लिमिट बनाई कि इससे ज्यादा यात्री इस साल नहीं आएंगे। शेख अब्दुल्ला वहाँ प्रधानमंत्री बनाए गए, उन्होंने 2 देश 2 विधान 2 निशान 2 ध्वज 2 कानून बना दिए। कश्मीर के अंदर रणवीर एक्ट इंडियन पिनल कोड के इक्वल होता था।
जब भारत के अंदर आज तो न्याय संहिता बनाई है वर्तमान सरकार ने, इंडियन पीनल कोड भारत के अंदर अभी नहीं है। पहले इंडियन पीनल कोड होता था, वहाँ इंडियन पीनल कोड के तहत केस रजिस्टर्ड नहीं होते थे, रणवीर एक्ट के तहत होते थे। उनकी अलग सजा थी, अलग कानून था, अलग। वहाँ अगर कोई भारतीय व्यक्ति जाए उस दौरान तो पासपोर्ट वीजा लगता था। आज भी जब हम जाते हैं कश्मीर के अंदर तो हमें वो ये नहीं कहते दिल्ली से आए या बिहार से, हरियाणा से, कोई पूछते हैं आप भारत से आए, आप इंडियन हैं, आप इंडिया से आए। इस तरह की सोच जब पैदा हुई है, जब वो यहाँ पे दर्द होता है जब अपने देश के अंदर हमें कोई कहता है कि आप इंडिया से आए हैं, या आज हम बंगाल में आए हैं और आप मुझे कहें कि डॉक्टर साहब आप इंडिया से आए, कैसा लगेगा? वो पीड़ा सब देखते हुए। और अभी चौहान जी ने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है, या झूठ की परिभाषा क्या है और सच की परिभाषा क्या है? भ्रष्टाचार वो होता है जो कहीं न कहीं किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। मैंने एक फाइल दी, ये अधिकारी हैं, सपोज करो बिजली का मीटर लगाना है तो लग जाना चाहिए, लेकिन वो बिजली का मीटर तब तक नहीं लगता जब तक सुविधा शुल्क नहीं लगता। लेकिन वो बच्चे किसके हैं? जो अधिकारी बैठा है वो कौन है? वो भारत का व्यक्ति है, डिग्री ली, सरकारी नौकरी लगी, वो हमारी भाई बहन बेटा बेटी हमारे परिवार के लोग हैं। एमएलए एमपी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये लोग कौन है? हम ही तो हैं वो लोग, हमारे खानदान के हैं, हमारे परिवार के हैं। कोई आपका रिश्तेदार होगा, कोई भाई होगा, कोई चाचा होगा, कोई ताऊ होगा। तो आरोपित किसको कर रहे हैं हम लोग? किसको आरोप किया? आज जिस नेता को हमने वोट देके जिताया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, फिर उसको गाली देने लगते हैं यार ये नेता बहुत गंदा है, पैसे खा गया, या मेरी सुनता नहीं। आखिर कौन लोग हैं? गाली देने वाले कौन है? सुनने वाले कौन है? भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले कौन है? जिसके ऊपर लगाया वो कौन है? विदेशी तो कोई नहीं है। आखिर इस समस्या का समाधान है क्या? क्या सत्ता बदलने से, व्यवस्था बदलने से, या एक व्यक्ति को दंड देने से क्या देश का सुधार हो जाएगा? क्या सरकारें तो बदलती रही हैं, भाजपा की सरकार रही, टीएमसी की रही, कांग्रेस की रही, या कम्युनिस्ट की सरकारें बहुत आती रही और जाती रही। क्या सरकार के बदलने से व्यवस्था में सुधार आया? कुछ सुधार थोड़ा बहुत यूपी के अंदर आया है, या और एक दो राज्य में आया है, लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ बिल्कुल भी। उसका समाप्त करने का रास्ता नेशनल इंटरेस्ट ग्रुप ने यही सोचा है कि आप अपने बच्चों को ऊर्जावान, संस्कारवान, शक्तिवान, राष्ट्र प्रेमी और स्वयं का ज्ञान, मानव कर्तव्य, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, इनका ज्ञान कराएंगे। एक स्वस्थ नागरिक तैयार होगा तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। वो चाहे नेता बने, सरकारी अधिकारी बने, सरकारी कर्मचारी बने, या अपना प्राइवेट कोई कार्य करे, जो उसके जहन में बात होगी कि जो व्यक्ति तुम्हारे पास आया है ये मेरा परिवार है, ये भारत है, ये मैं हूं, मैं कितना अच्छा इसके लिए कर सकता हूं, कितना अच्छा कर सकता हूं, ऐसी सोच पैदा करनी है। इस बात को हमें जाति, धर्म और गैरवाद से बाहर निकालना है। इस राष्ट्र की परिकल्पना अगर आप देखें, पूर्व काल के अंदर सोने की चिड़िया कहा जाता था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। सतयुग के अंदर किस तरह की स्थिति रही? द्वापर के, त्रेता के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के आगे मर्यादा भगवान श्री कृष्ण जी नहीं लगा। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी को आ गया, लेकिन मर्यादा भगवान श्री कृष्ण जी नहीं लगाया गया। आखिर क्यों नहीं लगाया मर्यादा? उसके उनके आगे क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने युद्ध किया मर्यादित रह के, यहां युद्ध हुआ मर्यादा भंग करके। अश्वत्थामा हतो हतय नरो वपुंज, युधिष्ठिर से बोल दिया कि आपको जाके कहना है, अश्वत्थामा तो मार दिया, ये बात पहले बोलनी है, फिर मैं शंख बजा दूंगा, तब आप बोलना कि वो इंसान नहीं हाथी मारा।
वो आवाज वहां तक जाएगी तब इसकी गर्दन काट देना। साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना के सत्ता को प्राप्त करना। एक है मर्यादा में रह के सत्ता को प्राप्त करना। इसलिए हम लोग अच्छे रहे, आर्थिक संपन्नता बनी रहे, आपस में एक दूसरे का भाईचारा बना रहे। आपको गांव की मैं कथा सुनाता हूँ, पुराने काल की, बहुत ज्यादा लंबी कथा नहीं है। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तब की मैं आपको बात बता रहा हूँ। गांव के अंदर किसी आदमी में छप्पर उड़ गया हवा में या गिरा हो, उस दौरान स्कूल में कुछ छात्र और कुछ जो आचार्य थे वो नहीं आए। तो जो वहां जांच के लिए आए उन्होंने पूछा बच्चे क्यों नहीं आए और टीचर कहाँ गए? कि जी गांव के अंदर एक आदमी का जो छत थी हवा में उड़ गई, इसलिए गांव की महिलाएं, गांव के पुरुष और कुछ स्कूल के जो बड़े बच्चे हैं 9th क्लास के 10th क्लास के, वो जंगल में गए हैं। उनको काम दिया है, कोई लकड़ी लेके आएगा, कोई रस्सी लेकर के आएगा, कोई सूतरे लेकर के आएगा, कोई बांस लेकर के आएगा, उसका छत बनाएंगे। क्योंकि घर एक व्यक्ति का नहीं गिरा, वो घर मेरा गिरा है। उनके अंदर भावना थी घर मेरा गिरा है, इनका नहीं गिरा। आज अगर बेटी की शादी है गांव में तो वो मेरी बेटी की शादी है ऐसा ना सोच करके वो हमारी बेटी की शादी है ऐसा भाव। और इस तरह के भाव पहले होते भी थे, वो बहुत ज्यादा समय नहीं भी था। इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तब यही होता था। गांव में अगर किसी बाप के 3-3, 4-4, 5-5 बेटी होती थी तो गांव के अंदर सब लोग मिलकर शादी करते थे। ये उसका दहेज आता था। इन्होंने कह दिया कि मेरी तरफ से एक सोफा मिलेगा, ये कह देंगे मैं स्कूटर दे दूंगा, तब स्कूटर होता नहीं था हालांकि, ये कहेंगे साइकिल दे दूंगा, घड़ी दे दूंगा, तो लिखा जाता था, उसकी शादी हो जाती थी। लेकिन जब इनकी बेटी की शादी हुई तो डायरी में देखता था कि इनके यहाँ से मेरी बेटी की शादी में क्या सामान आया था। ये लिखा के उसमें एक मिसाइल की सिलाई मशीन आई थी, तो सिलाई मशीन उनकी बेटी को देखे आएगा। मिलजुल के एक ऐसी व्यवस्था थी कि उस बेटी की शादी करने में किसी के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ता था। आज किसकी 4 बेटी होगी तो उसमें टेंशन होता है शादी कैसे करूं। और एक व्यवस्था और थी, सामान के बदले सामान, बाजारीकरण और ये जो दलाली प्रथा वो उस दौरान नहीं होती थी। आज आप किसान हैं, आपके घर में गेहूं वहां कपास हुई, आपने उसको इकट्ठा किया, उसको बेचने जाओगे वहां कुछ न कुछ बिचौलिया दलाली लेगा। यहाँ से जाओगे पेट्रोल में सामान खर्च जो पैसा होगा वहां जाकर के कुछ पैसा लेके आओगे, उस पैसे से आप सामान खरीदोगे, कपड़े हैं, जूते हैं, पंखे, चीजें खरीदोगे। पूर्व काल में सामान के बदले सामान होता था। अगर आपको मार्केट में गए, हालांकि ये बात कुछ लोगों को पता ना हो लेकिन जो पुराने हैं उनको जानकारी वहां जाएगी। आपको जूता लेना है, दुकानदार के पास गए तो वो कहेगा जूता ये मुझे चाहिए, वो कहेगा ठीक है 10 किलो गेहूं भिजवा दो, जूता ले जाओ। गली में जब आइसक्रीम चुस्की बेचने वाले आते थे, मेरे ध्यान पैसे तो होते नहीं थे, क्योंकि मुझे 2 आइसक्रीम चाहिए, तो बच्चा पल्ले में घर से गेहूं भर के लाता था, उसको दे देता, 2 आइसक्रीम मिल जाती थी। चप्पल लेनी तो थैला भर के गेहूं ले गए, चावल ले गए, वो उसके बदले सामान के बदले सामान। तो उसमें क्या था, बाजारीकरण की दलाली प्रथा नहीं थी, डायरेक्ट सामान गया। आज सब्जी अगर बेचते हैं, सब्जी मंडी में टोकरे रखे जाते हैं, उनसे पहले एक उसमें मान लीजिए एक गोभी निकालेगा, 2% कमीशन लेगा, बेचने वाले से भी खरीदने वाले से भी। जो खरीदने आएगा वो भी 2% देगा, जो बेचने आएगा वो भी 2% देगा। उसकी जेब में 4% आया, किस बात का कि मैं यहाँ केंद्र हूं, यहीं से खरीदी जाएगी, यहीं से बेची जाएगी। वो 2% कम मिला, उसका खर्चा 2%, तो आपके पास वो सामान 4 गुना महंगा मिल जाएगा। हम लोग पुरानी चीजों को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को साथ लेकर के चलना। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि इस व्यवस्था से हम लोग खुश नहीं हैं, ये यहाँ कुछ गलती हो रही है। मर्यादा में रह करके अपनी बात को कहना। एक होती है अमर्यादा, एक होती है मर्यादा। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन अमर्यादित अभिव्यक्ति की आजादी राष्ट्र के लिए खतरा बनेगी, आपके लिए खतरा बनेगी। उसका रूप जैन जी जो दिखाई दिया नेपाल के अंदर, उन्होंने किया क्या, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई। लेकिन वो आवाज कैसी थी, प्रधानमंत्री के घर में घुस के उसको पिटाई की, सरकारी संपत्ति को आग लगाया,
सरकारी संपत्ति किसकी है वो आपके टैक्स से बनाएगी। किसी नेता ने अपनी जेब से खर्चा करके कोई संसद भवन, कोई विधानसभा, कोई जुडिशरी, कोई कोर्ट नहीं बनाया आज तक, या हॉस्पिटल का निर्माण नहीं किया। वो आपका जो टैक्स है उससे तनख्वाह लेती है, उससे बिल्डिंग बनती है। तो नेपाल के अंदर जो फूका वो किसका नुकसान था? वो नेता का नुकसान नहीं था, वो राष्ट्र का नुकसान था। अच्छा रहता कि उस सब्जेक्ट को कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं नेपाल के अंदर क्या क्या हुआ है। जब से राजा का हत्याकांड हुआ है उसके बाद लगभग 2008 की बात है, 17 सालों के अंदर 13-14 प्रधानमंत्री वहां बदले नहीं, और रोजगार की बहुत बुरी स्थिति है वहां। फंडामेंटल राइट किसको मिलता नहीं, जो भी व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट थी। ये लोग दुखी आकर के रोड के ऊपर उतर गए। ये यहाँ लंका में हुआ, ये बांग्लादेश के अंदर हुआ, और नेपाल भी इसकी तरफ घूमी रही। तो हम लोग कुल मिला जुला के आज नेशनल इंटरेस्ट ग्रुप के साथ जो सब लोग आए हैं, कहीं भी आपको दिखाई देता है कि ये गलत हो रहा है, मर्यादा में रहकर के एक पत्र लिखें, पत्र लिख करके अधिकारी से मिले। सरकार किसकी है ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी की भी सरकार हो, लेकिन वो भारत का आदमी है, जो भी मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, कोई भी हो, भारतीय है। और जब आप मर्यादा में रहकर के बात कहेंगे, हो सकता है उसके सुन में ये बात आ जाए कि नहीं ये लोग कह रहे हैं, और संख्या बल ज्यादा है, ये बात माननी चाहिए, क्योंकि संख्या बल के आगे सब लोग झुकते हैं। हम लोगों के अंदर स्वाभिमान रहना चाहिए, लेकिन वो स्वाभिमान गुंडागर्दी में नहीं बदलना चाहिए। जिसका स्वाभिमान मर जाएगा वो इंसान जीने के काबिल नहीं रहता। लेकिन स्वाभिमान जब गुंडागर्दी में बदलता है तो वो नुकसान का कारण है। इसलिए अपने बच्चों की रक्षा, अपने धन की रक्षा, अपने जीवन की रक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा, अपनी सनातन की रक्षा करें, लेकिन मर्यादा में रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक कोई चीज आती है तो उसके लिए हथियार भी उठाना पड़ता है। या अगर कोई आपके घर पर अटैक करे, आपकी बेबी को, बेटी को पकड़ कर उसके साथ कोई बदतमीजी करना चाहे, तब आप 100 नंबर पर कॉल करोगे, सनातन की दुहाई देंगे, तब फिर तो करके चला जाएगा। उस दौरान हम लोगों को सेल्फ डिफेंस, अपनी रक्षा करने का पूरी तरह से अधिकार है। हम लोग कभी ये बात नहीं कहते कि नहीं हर तरह से ही आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसका विरोध ना करें। लेकिन हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान देखो कितने साल से हिंदुस्तान को दुखी कर रहा है, अब अफगानिस्तान से उनको पूरी तरह से क्या क्या आप देख रहे हो टीवी के ऊपर, अब हो सकता है उसके टुकड़े ही हो जाएंगे। तो हम लोग एक ऐसा ग्रुप तैयार करें। बंगाल के अंदर अभी आप सब लोगों को बधाई दिए, चौहान जी ने भी, सबने भी, मैं भी बधाई देता हूँ। और शोभा बुछेन जी जो इनका बड़ा अच्छा रोल रहा, चलेगा, कल भी मुलाकात हुई इनसे। लेकिन विचार से राष्ट्र बदलता है, व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति रहे या ना रहे, राष्ट्र रहना चाहिए। वाह क्या बात। व्यक्ति रहे या ना रहे, विचार रहना चाहिए। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक संगठन है आरएसएस, 100 साल पहले 1925 में उसकी संरचना हुई। कितने लोग आते रहे, जाते रहे, कितने सारे लोग मर गए, लेकिन विचार नहीं मरने दिया। विचार क्या था? व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, स्वदेश निर्माण और हम लोगों की संस्कृति का निर्माण। वो उस विचार के ऊपर आज तक 100 साल से कार्य कर रहे हैं। इसलिए नेशनल इंटरेस्ट ग्रुप का एक विचार है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। लेकिन हम लोग मर्यादा में रहें, अमर्यादित कोई कार्य नहीं होना चाहिए। आप संगठित रहें और एक परिवार में रहें। जाति, धर्म, गोरा, काला, लैंग्वेज या गरीब और अमीर, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। और जो पैसा किसी के पास है, मैं बड़ा एक ऐसी बात है आपको कह रहा हूं, इसके कई कई तरह का अंदाजा लगा सकते हैं। पैसा किसी के पास जितना भी है वो सरकारी संपत्ति है, वो किसी एक का नहीं है। अभी पंजाब के अंदर छापा लगा, कोई पुलिस वाला पकड़ा गया, उसके घर से कितनी नोटें में घटिया मिली, उठा लिया ना सारा गवर्नमेंट ने।
वो कहे कि मैंने कमाया। क्या कमाया? पैसा। किसका है? देश का है, भारत सरकार ने वो नोट छापे हैं। आपके पास अगर पैसा है उसका आप सदुपयोग करो, उपयोग और दुरुपयोग नहीं। एक होता है उपयोग, एक होता है दुरुपयोग, एक होता है सदुपयोग। सदुपयोग क्या है? अगर आपको परमपिता परमेश्वर ने ज्यादा धन दिया है, किसी गरीब लड़की की शादी हो रही है और आप सक्षम हैं, उसकी शादी कराओ। कोई बीमार है, उसका पैसे नहीं है, उसका इलाज कराओ। किसी का भोजन नहीं है, उसका भोजन दो, ये पैसा बांट दो। और इस पैसा बांटने का भी एक रास्ता होता है। कोई बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत ज्यादा धन था, उन्होंने सोचा कि ये मैंने कमाया, जैसे भी कमाया, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा। भगवान की बात में इसको छोड़ नहीं सकता नीचे। तो वो पैसा कैसे लेके जाएगा? वो तो जब मरता है, सांस निकलते हैं व्यक्ति के, तो उसको फूंक देते हैं, दफना देते हैं, पैसा उसकी जेब में को डालते हैं। उसके ऊपर जो कफन डाला जाता है वो भी बल्कि निकाल करके और जो पुजारी लोग बेच देते हैं। अब उसने ये सोचा, जैसा हम लोग काफी यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो किसी के पास गए, यार कोई ऐसा रास्ता है क्या कि जो मेरा धन है, सोना चांदी रुपए, मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ छोड़ के मरना नहीं चाहता, मैं ऊपर लेके जाऊंगा। यार अजीब पागल आदमी है, ऐसे पैसे मुर्दा कहाँ ऊपर कैसे लेके जाएंगे? संभव नहीं है। आप हिंदी समझ रहे हैं ना सब लोग? ठीक। तो उनको एक बहुत ज्यादा समझदार मिला, क्योंकि भारत जो है वो कई तरह के समझदार हैं। यहाँ कुछ बहुत ज्यादा समझदार है, कुछ कम समझदार है, लेकिन समझदार तो बहुत लोग हैं। उनको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझदार आदमी मिला। उन्होंने वो चर्चा की कि मेरा जो धन है मैं यहाँ छोड़ के जाना चाहिए, मेरी आत्मा तड़पती रहेगी, ऐसा जुगाड़ करो ताकि मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ। कहले ये तो छोटा काम है, मैंने पहले बहुत लोगों का धन भिजवाया, आपका भी भिजवा दूंगा। उन्होंने सोचा ये अच्छा आदमी है, उन्होंने उसकी सेवा की। यार ये जो कह रहा है कि इसने बहुत लोगों के पैसे ऊपर भेजे हैं मुर्दे के साथ, ये मेरा भी भिजवा देगा, तो ये अच्छा आदमी है। उन्होंने पूछा क्या रास्ता है? उन्होंने रास्ता बताया उनको कि आपने कभी विदेश की यात्रा की है? क्या बहुत बार की। कि वहाँ क्या भारत के नोट चलते हैं? कहले नहीं, यहाँ तो इंडियन करेंसी है, और नेपाल में नेपाली करेंसी, अमेरिका में अमेरिकन करेंसी, चाइना में चाइनीज करेंसी है। वहाँ जाकर अपने नोट लेके जाते हैं, वहाँ करेंसी चेंज करा लेते हैं, वो खर्चा होते हैं, ये नोट वहाँ चलते नहीं। तो ये बात तो सबको पता है। उन्होंने कहा है जो इंडियन नोट है ये ऊपर चलते नहीं, करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो कहने ऊपर कौन सी करेंसी चलती है? ऐसा है, वो पता तो है नहीं, क्योंकि वो तो मरने के बाद पता लगा करेंसी कौन सी चलती है। लेकिन मेरे ऊपर जुगाड़ है, मैंने जो लोग भेजे हैं उनकी करेंसी चेंज की है, आपकी भी कर दूंगा। कहने ठीक है, मेरी करेंसी चेंज कर दे ताकि ऊपर जाके खर्चा करो। तो ये बात के साथ देखो, सच का आधार झूठ के साथ। कुछ लोग ये कहते हैं झूठ को इतनी मजबूती से बोलो ताकि सच हल्का पड़ जाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं, आप इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसा करते नहीं है, भाषणों में इतना तगड़ा झूठ बोल देते हैं कि सच फीका पड़ जाता है। तो उसने झूठ बोला लेकिन इतनी सच्चाई के साथ बोल दिया कि उसको यकीन हुआ, यार करेंसी तो चेंज होती, बोल तो सच्चा रहा है। जब किसी देश में गया ये नोट चले नहीं, तो वहां भी दूसरे चलते होंगे, इसलिए उस पर यकीन रखना पड़ा। कह रहे जी मेरी करेंसी चेंज कर दे, कह रहा ठीक है। उसने उसको करेंसी चेंज करने का रास्ता बताया ना, आप सबको बता देता हूँ, सबका लाभ हो जाएगा ये। उसने कहा अपने पैसों के औषधालय खोलो पूरे भारत के अंदर, और वो शिक्षालय खोलो, और प्याओं को भोजन कराओ। जितने उसके रुपए थे वे सारे हॉस्पिटल के अंदर, किताबों के अंदर, गरीब लोगों के सारे लगवा दिए। उसके पास कुछ नहीं बचा। अब जो लग गया, जो चलता रहा, उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं। तो उसने कुछ लोगों को टीम बना दी कि अब तक जो तुम्हारे धन से चलता रहा, अब ये सब लोग चलाएंगे, और आपकी करेंसी चेंज हो गई, अब आप शांति से मरो, ऊपर जाके मिल जाएगा सारा। ये उसको कि आपकी करेंसी चेंज हो गई, वो गया ऊपर, इसलिए आप आराम से सांस निकलेंगे। आपके आपके राहत है नहीं, इसलिए जो आत्मा की तड़प थी ना कि मैं कैसे मरूंगा, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा ये, वो तो तड़प रही नहीं, सब बिकिया, कुछ बचा ही नहीं, आराम से मरोगे। तड़पन तो नहीं है कि नहीं, तड़पन तो खत्म होगी। जब तड़पन खत्म होगी, वो सारा ऊपर मैंने करेंसी चेंज कर दिया, आपके ऊपर जाके मिल जाएगा। एक सिद्धांत दे दिया करेंसी चेंज करने का। लेकिन ऐसी करेंसी सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है कि पूरी करेंसी चेंज कर दी।
अपना जितना है थोड़ा बहुत करते रहो मिलजुल के। और माता, ये जो भ्रष्टाचार का विषय, मेन विषय भ्रष्टाचार का है, माता प्रथम गुरु होती है। अपने बच्चों को संस्कार दो। ये कार्य विद्यालय में होता था, गुरुकुल के अंदर संस्कार देना। लेकिन आज क्या है, ज्ञान है तो डिग्री नहीं, डिग्री है तो ज्ञान नहीं, और अगर दोनों है तो संस्कार नहीं। ये संस्कार विहीन डिग्री भारत के अंदर भ्रष्टाचार का कारण बन गई। डिग्री लेने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचारी इसलिए हुआ कि उसके पास संस्कार नहीं है। जब माता उसको कहेगी बेटा जिस वस्तु के ऊपर तेरा हक और अधिकार नहीं है, वो वस्तु या वो चीज या वो धन या वो अपहरण जैसा होता है। जब अपहरण की चीज अपने घर में आती है तो घर का भी सत्यानाश कर देते, खुद लोग लेकर के जाते हैं। संस्कार देना है इस बात का कि जितनी तनख्वाह मिलती है बस मेरा भाग्य इतना ही है, उसी में गुजारा करना है। कोई मेरे पास ठीक काम को लेकर आता है करना है, गलत काम को लेकर के आया है वो नहीं करना। ऐसी सोच, ऐसा भाव जब हम पैदा करेंगे तो काफी चीजों से हमें मुक्ति मिल जाएगी और शांति मिल जाएगी। आज इतने सारे आप लोग आए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कम से कम हम इतना संकल्प जरूर लेंगे इस कलयुग के युग के अंदर कि मैं जिसके ऊपर मेरा हक नहीं है मुझे वो प्राप्त नहीं करना। चाहे वो पैसे हैं, कोई वस्तु है या कोई चीज है। अगर मैंने कोई चीज खरीदी उसमें ये देखना पड़ेगा कि इसका पूरा पैसा मैंने दे भी दिया या नहीं दे दिया। लेकिन आज हालत क्या है कि अगर एक पेंसिल मुझे लेनी है और वो पेंसिल लेकर के उसकी कीमत 5 रुपए है और मुझे वो कह दीजिए 50 पैसे बेच दूंगा, वो कहना कितनी है तेरे पास, 10 है, 10 के 10 दे दे। वो ये नहीं सोचता कि इसकी कीमत तो 5 रुपए है, मैं 50 पैसे में नहीं खरीदूंगा इसको। इसकी कीमत 5 रुपए है, मुझे 5 रुपए की ही लेनी है। हो सकता है चोरी की हो सकता है कहीं धोखा करके लेकर के आया हो सकता है कि गलत तरह से झूठ बोल के कुछ कर लिया हो। नहीं, ऐसी चीज मुझे नहीं चाहिए। अगर इसकी कीमत इतनी है तो मुझे उससे कम ही नहीं। हम लोग कई बार सोचते हैं घर का चोरी किया सामान कहीं बेच दिया जा करके, फिर वो पकड़े जाते हैं, पुलिस मारती है, पीटती है, पकड़ती है। हम लोग पूरी ईमानदारी, सच और तप के साथ जिएंगे तो आप देखना जीवन के अंदर एक अजीब सा आनंद पैदा हो जाएगा। और रही राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग और अधिकारी, ये 2 वर्गों के ऊपर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं उंगली उठी रहती है। जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पॉलिटिकल मंच है नहीं, ये एक ऐसा मंच है जो राजनीति से बहुत ज्यादा ऊपर उठ के, यह राष्ट्र का मंच है, ये किसी के राजनीतिक दल का मंच नहीं। तो राष्ट्र के मंच के ऊपर राजनीति छोटी हो जाती है, बहुत छोटी है राजनीति। राजनीतिक दल तो आज है, कल नहीं। कुछ छोटे, बीजेपी इतनी थी, आज वो बड़ी हो गई, कांग्रेस बड़ी थी, छोटी हो गई, और कुछ दल खत्म हो गए। इसलिए ये आना जाना लगा रहेगा। लेकिन आप थे, हैं और रहेंगे। और आज हम लोग बैठे हैं, हमसे पहले कोई और था, हमके बाद भी कोई और होगा, लेकिन हम नहीं होंगे। इसलिए एक ऐसा बीजारोपण करके जाना है ताकि देश के अंदर लोग इस बात की मिसाल देते रहे कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो राष्ट्रीयता, भारतीयता, संस्कृति, ईमानदारी और धर्म के लिए अपना एक बिगुल बजा करके गए हैं। हम लोग आज से इस बात का संकल्प लेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट ग्रुप के तहत अपनी बात कहेंगे। कहीं आपको भ्रष्टाचार दिखाई देता है आप उससे मिलें, अन्यथा अधिकारियों को बताएं और 5-7 लोग जाकर के उससे एक बार मिलने उसको समझा दें। अन्यथा मर्यादा में रह करके डेमोन्स्ट्रेशन भी है, टेंट लगा के बैठना भी है, भूख हड़ताल भी है, या यहाँ से जाकर के मुख्यमंत्री को मिलना या प्रधानमंत्री को मिलना। ये सारे रास्ते हैं उस व्यक्ति को ठीक करने के। धीरे धीरे पूरा देश ठीक हो जाएगा। और वर्तमान में जो सरकार है, आज लगभग 2014 से सरकार चल रही है, शायद किसी मंत्री के ऊपर किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया गया। लेकिन इस नेशनल इंटरेस्ट ग्रुप के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर नहीं है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। ये कोई राजनीतिक दल के लोग बिल्कुल नहीं है, वो एक विचारधारा है। हो सकता है कि यहाँ से उठ करके, क्योंकि भारत का नागरिक को वोट तो डालना पड़ेगा, आप किसी को वोट डालेंगे, ये किसी को डालेंगे, मैं किसी को डालूंगा। लेकिन ये जो मंच है ये राजनीति से बहुत उठ करके है, ये राष्ट्र का मंच है, ये आपका मंच है। इसलिए आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए हैं,
आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। और इस विषय को जो चौहान साहब ने बातचीत कही है, इसकी आप संख्या बढ़ाओ। यही एकमात्र रास्ता है आप लोगों को सुखी, साधन संपन्न, भ्रष्टाचार मुक्त करने का, अपनी बात कहने का एक पटल है। लेकिन मैं बार बार फिर भी यही कहता हूँ, कितना भी कष्ट आए उसमें रह करके आप अपनी मर्यादा को भी भंग ना करें। और एक और चीज होती है जीवन में समय को बिताना। अभावग्रस्त जीवन जीते हुए प्रतिकूल स्थिति में रह करके काम को खड़ा करना। अभावग्रस्त जीवन भी है, स्थिति अनुकूल नहीं है, बहुत प्रतिकूल है, कष्ट भी है, उसके बावजूद भी काम को खड़ा करना। जब गांव में कुएं होते हैं ना, कुएं के ऊपर जब पानी भरने की बाल्टी होती है, जब बाल्टी में रस्सी बंधी रहती है, जब रस्सी को रोज खींचते हैं तो सीमेंट के ऊपर भी इतना गहरा गड्ढा हो जाता है, रस्सी खींचते 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 खींचते। इसलिए रस्सी भी पत्थर को काट देती है। आप रोज एक कार्य निरंतरता लगे रहें, आप देखना विजय आपकी होगी, उस व्यक्ति की नहीं होगी जो भ्रष्टाचारी है। और एक छोटी सी चीज और कहूंगा, जो लोकल गाय है ना, देसी गाय, लोकल काऊ का अगर आप संवर्धन संरक्षण करेंगे तो उसमें कई सारे गुण है, उसका दूध में भी गुण है। ये देसी गाय का गोबर अगर आप 4 गाय घर में रखते हैं तो भारत सरकार का उपक्रम है, देसी गाय का गोबर से धूपबत्ती, अगरबत्ती, ये दिया जो आप दीप प्रज्वलित किया है, देसी गाय के गोबर के बनने लगे, लकड़ी बनने लगी, पेंट बनने लगे, साबुन बनने लगे। तो आप गाय के गोबर से अपने घर का गुजारा कर सकते हैं। एक तो गाय के गोबर का ये आप रोजगार के रूप में लेके आ सकते हैं। आपको भी कभी इस बात के ऊपर चिंतन करेंगे, दिल्ली आएंगी तो जो आपके कार्यकर्ता हैं उसका लाभ पहुंचवा देंगे। एक चीज और भी मैंने पुस्तक में पढ़ा था, देसी गाय का दूध, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, अगर भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बनाए और उनको एक पाव या आधा किलो दूध बिना पैसे लिए फ्री में उस भ्रष्ट अधिकारी से, जो कितना भी करोड़पति है, उसे फ्री में देसी गाय का दूध आप 1 साल तक फ्री पिला देंगे तो भ्रष्टाचार वो लेकर करेगा नहीं, भ्रष्टाचार खत्म कर देगा। देसी गाय में दूध में इतनी ताकत है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस अधिकारी से दूध का पैसा मत लेना, फ्री में पिलाओ उसको। तो देसी गाय के दूध में इतनी ताकत है क्योंकि उसके गाय के पीठ में हम्प होता है, छेड़े दे एक हम्प होता है, जिसके गाय के उसमें हम्प है। जो प्लेन गाय है वो जर्सी गाय है, वो नुकसान करेगी, लेकिन जो हम्प होता है वो देसी गाय, सूर्य की तो नाड़ी होती है, सूर्य की 3 नाड़ियों के अंदर जब धूप में घूमती है, घास चरती है, तो सूर्य भगवान से उसके अंदर तत्व पैदा होता है जो उसके दूध के अंदर स्वर्ण, चांदी और कई तरह की धातु को पैदा कर देता है। देसी गाय का दूध अमृत होता है, इसीलिए देसी गाय का दूध जो पीता है उसका तन मन पवित्र होता है, भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। आप इस बात का थोड़ा हंसी का लगता है, लेकिन किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, देसी गाय का दूध पिलाओ फ्री, तो भ्रष्टाचार करेगा नहीं, मुक्त हो जाएगा। इस बात को पुस्तक में पढ़ा, लेकिन कोई मानने को भी तैयार नहीं है। लेकिन जब करेंगे तो हो जाएगा। उसके आत्म परिवर्तन का विषय है कि जब वो उस देसी गाय का दूध पिएगा तो भगवान ये ऊपर को एड्रेस सुप्रीम पावर है, उस बात को आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। क्योंकि जो सांस है, ये सांस जब निकलता है तो ऊपर जाता है, नीचे देह रह जाती है। इसको कुछ लोग जला देते हैं, कुछ दफना देते हैं, शरीर की कोई रेलिवेंसी नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचत शरीर, तो 5 तत्वों का योग है। निकला का ओम, ये जो वाणी है ये निकली, वो वाणी ऊपर जाती है, फिर कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना वो ऊपर वाले का कर्म है। हमारे जो भाग्य है जैसा किया वैसा हम लोग करें। आप ये सब कार्य कभी करके देखें, आपको को लगता है बहुत गंदा व्यक्ति है, इसको फ्री दूध पिलाओ, हो सकता है परिवर्तन हो जाए। पुस्तक में पढ़ा है, इसलिए ये बातें मैंने आपको बता दी। 2 बात देश के लिए कह करके आपका धन्यवाद अदा करेंगे। और इन सब लोगों ने जो बातें कही हैं, इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी अच्छी बातें हैं कि ये मात्र भाषण करना या मंच के ऊपर रह करके नारे लगवाना या राजनीति करना, उससे दूर हटना पड़ेगा। ये राष्ट्र आज वो राष्ट्र नहीं है कि हम लोग राजनीति चक्कर में पड़ करके और वो करें। इसलिए जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं और पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार है। इसलिए इस भाव को पैदा करना है। आज के बाद हम लोग कसम खाएंगे, हम लोग जिसके ऊपर हमारा हक नहीं है उसको अपने घर में नहीं लेके आएंगे। गरीबी मंजूर है,
भूखा रहना मंजूर है, मेहनत करेंगे, लेकिन जिसके ऊपर हमारा हक नहीं है उसको प्राप्त नहीं करेंगे। कोई चीज़ कहीं अगर मिल भी गई तो उसको उठा करके हम लोग थाने में जमा करें या सरकार में जमा करें या कुछ भी जमा करें, अपने घर में लेकर के आएंगे। जिसको हमने दिया उसको खाए पिए कुछ भी करे, उसका दीन मान जाने, भगवान जाने, मुझे पाप नहीं करना। मुझे अपना जीवन बिल्कुल गंगा जल की तरह से रहना है। और शोभा जी से कल बातचीत थी, शोभा जी से, ये तो गंगा सागर के पास रहती है, तो बंगाल के अंदर गंगा सागर है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। सर अब नहीं रहा है? सर अब नहीं रहा। क्यों? अब तो सारे तीर्थ भी बार बार करिए और गंगा सागर भी बार बार करिए। अब द्वीप में जाने की बड़ी आज़ादी हो गई है और बड़े बड़े आराम से आप जा सकते हो और आ सकते हो। हमने तो पुस्तक में पढ़ा था, जब लोग कहते थे कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार, इसका मतलब ये होता था कि आप पूरे भारत में जितनी नदियां हैं कहीं स्नान करने जरूरत नहीं, एक बार गंगा सागर में डुबकी लगा लो, सारा हो जाएगा। इस तरह का पवित्र जगह नहीं है। बंगाल एक महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ राज्य है और पूर्व काल में ये राजधानी यही रही है। जब यहाँ अंग्रेजों का रहा कुछ दिन बकल, तो ये राजधानी रही, दिल्ली बाद में गई है। इसलिए आप सारे महत्वपूर्ण हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन आज जितनी भी बातें हुई है ये एक विचार मान करके चलना है इसको। ये एक विचार है, कहीं ना कहीं से बिल्कुल बचेगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने यहीं से बिल्कुल बजाया था देश की आज़ादी का, इसी भूमि से बिल्कुल बजाया था और यहीं से प्रधानमंत्री वो बने। इसलिए आज ये बिल्कुल यहाँ से शुरू हुआ है, एक चिंगारी है, एक लो है, ये पूरे देश के अंदर बननी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना ही चाहिए, इस बात का बिल्कुल आज बंगाल की पवित्र भूमि से हम लोग देते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अब सब बोलेंगे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सब बोलो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कौन करेगा? हम करेंगे। सब बोलो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मर्यादित भाषा में रह करके भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना। हम लोग टुकड़ों में नहीं बटेंगे, जाति में नहीं बटेंगे, धर्म में नहीं बटेंगे, गोरे काले में नहीं बटेंगे, गरीबी अमीरी में नहीं बटेंगे, पूजा पद्धति में नहीं बटेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग अपने हैं, सब लोग भारतीय हैं। पहले एक दूसरे की मदद करने, लेकिन मर्यादा में रह करके। कोई मर्यादा भंग करता है, आप डायरेक्ट उससे ना भिड़ करके मर्यादा में रह करके बात करना। नहीं सुनता तो सब लोग मिल करके एक बार चर्चा करना, तो देखना मन परिवर्तन हो जाएगा। आप सभी का आभार, आप सभी का धन्यवाद। आप इतने दूर से आए हैं, लेकिन जितने हैं ये हमारा परिवार है, हम भी इस परिवार का हिस्सा हैं। इन्हें इस परिवार को बढ़ाना है, घटाना नहीं। जैसे कि 4 दीपक रखे हैं तो 4 माचिस की तीली नहीं जलानी, एक दीपक जलाया, दीपक से दीपक जलाते चले जाओ, एक दीपक से दीपक जलाते चले जाओ, तब जाकर के राष्ट्र नेपाल की स्थिति दोबारा नहीं आनी चाहिए भारत के अंदर। आप सभी का आभार।